Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 19th of December 2023. तो गाइज आज है तारीख 19 दिसंबर 2023 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो आपने इंस्टाग्राम पर भी जाना होगा। वहाँ पे जाके फिर से लिखना है दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 14,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आपको मैप में जाकर देखना है सिएरा लियोन को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, पिछले कुछ सालों में चैड, गिनिया, माली, सूडान, ये जो कंट्रीज़ हैं इनको एक इंटरनेशनल अटेंशन मिला है, काफ़ी चर्चा में है। और ये जो सभी देश चर्चा में आए, चर्चा में आने के पीछे का जो रीज़न है वो एक ही रीज़न है सभी देशों के लिए। तो वो रीज़न क्या है वो आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, क्या यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिच डिपॉजिट्स की डिस्कवरी की गई है, इस वजह से ये सभी न्यूज़ में थे। या फिर ऑप्शन नंबर बी, चाइनीज़ मिलिट्री का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। या फिर ऑप्शन नंबर सी, सहारा डेजर्ट का साउथवर्ड साइड पर एक्सपेंशन हुआ है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, सक्सेसफुल कू यानी तख्ता पलट हुआ है। तो क्या रीज़न था जिसकी वजह से ये न्यूज़ में रहे? इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आई होप दोस्तों आप लोगों ने कल के दिन इस आर्टिकल के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं से तो जानकारी मिली होगी। और नहीं मिली है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आज इसके बारे में डिस्कशन होगा ही। तो अभी कल से बहुत सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो ये पब्लिश हो रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश है वो इंडिया की दूसरी लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है। पहली लार्जेस्ट इकॉनमी है महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा इकॉनमी में, पूरे भारत की इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश आ चुका है, जबकि ये जगह अभी तक तमिलनाडु के पास में हुआ करती थी। तो तमिलनाडु को बीट करके यूपी सेकंड पोजीशन पर आया है। इसको लेकर कई रिपोर्ट्स, कई आर्टिकल्स, डेटा, स्टैटिस्टिक्स सभी चीज़ पब्लिश हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको एक डेटा दिखाता भी हूँ, ये फोटो भी आपको गूगल पर मिल जाएगा। तो आखिरकार सिनेरियो क्या है ये डिस्कस करेंगे, प्लस जानेंगे आखिरकार उत्तर प्रदेश ने एग्जैक्टली क्या क्या किया है पिछले कुछ सालों में, जिसके बेसिस पर यहाँ पे इकॉनमी इस बड़े लेवल पर पहुँचती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो न्यूज़ आर्टिकल पता चलते हैं। यूपी सेकंड लार्जेस्ट स्टेट बन चुका है हमारे देश का जीडीपी शेयर के मामले में, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इकॉनमी की बात कर रहे हैं। तो हमारे देश का जो सबसे बड़ा जो इकॉनमी का कंट्रीब्यूटर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र लंबे समय से नंबर 1 पे बना हुआ है। सेकंड नंबर पर आता था तमिलनाडु, लेकिन अभी तमिलनाडु क्रॉस कर चुका है, तमिलनाडु थर्ड पर आ चुका है, उसकी जगह यूपी सेकंड स्टेट बन चुका है। ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है ये एक ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है SOIC.in, सर्च कर सकते हो। उन्होंने ये डेटा पब्लिश किया है। इन्होंने ये बोला कि महाराष्ट्र कैसे लीड कर रहा है। दोस्तों महाराष्ट्र का जो जीडीपी शेयर है वो लगभग है 15.7% का, और यूपी का जो जीडीपी शेयर है वो है 9.2% का। इतना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ये सभी स्टेट्स दे रहे हैं। ठीक है, और यूपी के जस्ट नीचे थर्ड नंबर पर तमिलनाडु आ चुका है जिसका जीडीपी शेयर है 9.1% का। गुजरात फोर्थ नंबर पर है जिसका शेयर 8.2% है, और वेस्ट बंगाल फिफ्थ स्टेट है जिसका शेयर 7.5% आपको नजर आएगा। तो ये कुछ डेटा हमारे सामने नज़र आता है। आई होप आपको यहाँ पर एक बढ़िया से जो ये क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। बीच में यहाँ पर अभी कह सकते हो कि कर्नाटका भी था, है ना। फिफ्थ नंबर पर अगर हम देखें तो कर्नाटका भी था, जिसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। फिलहाल आपको ये जो लाइन से इसका जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे आपको समझ में आया। तो यूपी सेकंड पर आ चुका है। अब यूपी सेकंड पर आया, उसके पीछे जो आर्टिकल्स की डिटेलिंग्स है वो क्या बताती है, ज़रा वो भी समझ लो। क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल्स का कहना यह है क्योंकि पिछले कुछ समय पर लॉ एंड ऑर्डर, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर,
इन तीनों ही मामलों में उत्तर प्रदेश के अंदर में ढेर सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। यूपी के अंदर में अगर आप देखोगे जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, अभी पता है 2023 के अंदर में एक इन्वेस्टमेंट समिट हुआ। उस इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान यहाँ पे डिसीजन लिया गया कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर में 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और अगर वो 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को बहुत ही ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अभी ये जो इन्वेस्टमेंट इसका अनाउंसमेंट हुआ है, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पर ये 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सीधा सीधा यूपी के अंदर में पहुंचे। इससे बहुत सारे करोड़ ऑफ करोड़ जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं, है ना, यानी कि जो रोजगार है वो जनरेट होगा, उसकी काफ़ी सारी जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है वो हमको देखने को मिलेंगी। अब जो इन्वेस्टर समिट है ये तो बता गई, इससे पहले क्या हुआ था मैं आपको बता दूं, 2018 में भी इस प्रकार का एक समिट हुआ था, जिस दौरान डिसाइड किया गया था कि उत्तर प्रदेश में 4.75 लाख करोड़ रुपया खर्चा जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा। तो वो इन्वेस्टमेंट आया। ये जो इन्वेस्टमेंट 2018 में बोला गया था दोस्तों, इसका 80% इन्वेस्टमेंट अभी तक हो चुका है यूपी के अंदर। ठीक है, तो अभी हमारा बस खाली एक टारगेट है, जो 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इसको भी जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जा सके। ऐसा खुद यहाँ पर जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। अब दूसरी चीज़ अगर आप दोस्तों देखोगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जिसके माध्यम से यूपी सेकंड लार्जेस्ट स्टेट पर आया है, ऐसा SOIC.in का कहना है। जैसे हमारे स्टेट का जो यहाँ पर एक्सपोर्टिंग है, मतलब जो गुड्स वगैरह वो एक्सपोर्ट करते हैं, वो एक्सपोर्टिंग इंक्रीज हुई है, लगभग 2 लाख करोड़ तक की यहाँ पर एक्सपोर्टिंग पहुंची है। प्लस बैंकों का जो लोन डिपॉजिट रेशियो है दोस्तों, वो भी बढ़ता हुआ नजर आया है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, स्पेशली बैंकों के पास में पैसा आया और बैंक ने बहुत सारा लोन जारी किया, बहुत सारा लोन यहाँ पर लोगों को दिया, जिससे ऑब्वियसली बात है और जो इन्वेस्टमेंट्स है वो यहाँ पर इंप्रूव होंगे। तो वो सिनेरियो भी आप कह सकते हो यूपी में इंप्रूव हुआ है, इंक्रीज होकर वो 60% तक पहुंच चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तर प्रदेश आज के समय पर एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। ठीक है, कई सारे स्टेट आज के समय पर डेफिसिट में चल रहे हैं, यानी उनकी सरकार घाटे में चल रही है। ठीक है, खर्चे बहुत हैं, उधार बहुत चढ़ा हुआ है उनके ऊपर में, कमाई कम हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सरप्लस मतलब इनके पास में जो पैसा है वो बच रहा है, उसको यहाँ पर ये सेव भी कर रहे हैं सरकार। और बोला ये जा रहा है कि यूपी के अंदर में 56% जो पॉपुलेशन है वो आज के समय पर एम्प्लॉयड है, उनके पास में एक प्रॉपर रोजगार है। इतना ही नहीं, एक और फैक्टर यहाँ पर बताया गया है कि लगभग 96 लाख जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होते हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं, वो भी दोस्तों यूपी के अंदर में एस्टेब्लिश करे गए हैं। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी के लीडरशिप के अंदर यूपी जो है 14वें पोजीशन पर। मैं आपको बता दूं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है ना, कि बिजनेस करना कहाँ पे आसान है, उसको लेकर रैंकिंग्स आती हैं। तो आज से पहले की हम लोग बात करें 6-7 साल पहले की, तो इस इंडेक्स के अंदर में यूपी की रैंकिंग ज़्यादा बढ़िया हुआ नहीं करती थी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आर्टिकल के अंदर, योगी आदित्यनाथ जी के लीडरशिप के अंदर जो यूपी है ये 14वें पोजीशन से सीधा सेकंड पोजीशन पर पहुंच चुका है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स के अंदर में, जहाँ पे बिजनेस करना भी आसान हो चुका है। इतना ही नहीं, आप लोगों ने रिसेंट आर्टिकल्स पढ़े होंगे, मैंने थंबनेल भी लगाया था, याद आ रहा होगा कि हमारे यहाँ पर जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, इन्होंने यहाँ पर ये बोला था कि यूपी के अंदर को, यूपी की जो इकॉनमी है उसको जल्द से जल्द $1 ट्रिलियन तक की इकॉनमी पहुंचाई जाएगी। खैर अभी समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ये $1 ट्रिलियन तक की इकॉनमी पहुंच सकती है। ठीक है, अब यूपी की इकॉनमी का अगर आप इतिहास देखते हो दोस्तों, तो अगर आप 1947 से देखोगे, ठीक है, 1947 से 2017 तक अगर देखें, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सरकार आई थी ना वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी की, तो यूपी की जो इकॉनमी है 1947 से लेकर 2017 तक, ये बेसिकली 6th और 7th स्पॉट पर थी हमारे देश में। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया, लेकिन इन 5 सालों के अंदर ये जो डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुआ, जिससे यूपी की इकॉनमी सीधा 2nd स्पॉट पर पहुंच चुकी है। ये भी इन रिपोर्ट्स का कहना है। इन रिपोर्ट्स को सीधा आप पढ़ सकते हो। ये जो आप फोटो सामने देख रहे हो, टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है, सारे के सारे ऑफिशियल डेटा है, सर्च कीजिए, सब कुछ आपको पता चलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये मेन इसके पीछे के फैक्टर्स क्या थे, रीज़न क्या बताया जा रहा है, वो रीज़न मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है सामने। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कि यूपीएससी 2 बार मेंस में क्वेश्चन सीधा यहां से पूछ चुका है, सीधा क्वेश्चन। आगे आपको पता चलेगा उसके बारे में। तो आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 16 पर जीएस पेपर नंबर 3 इकॉनमी से इस आर्टिकल को आप लिंक कर सकते हो। बोला जा रहा है कि जो फॉरेन टूरिस्ट का विजिट है दोस्तों इंडिया में, वो
बढ़ता हुआ नज़र आया है। पहले ये सुनो, 2019 और 2020, इसमें आप 2021 भी लगा लो और 2022 भी लगा लो। अब यार 2019 का आखिरी वाला समय आपको पता है, कोविड जो है वो एंटर कर चुका था दुनिया भर में। फिर 2020 में पूरा साल लॉकडाउन रहा, 2021 में पूरा साल लॉकडाउन रहा, 2022 में स्टार्टिंग का समय ऐसी कोविड से गुजर गया। फिर उसके बाद अब जो सिनेरियोज है वो थोड़े बहुत इम्प्रूव हुए हैं। तो 2019 के समय पर जो इंडिया में टूरिज़्म था वो अपने एक उच्चतम स्तर पर था। बहुत सारे लोग विदेशों से आते थे भारत के अंदर में अलग अलग जगह पर घूमने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कोविड की वजह से ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई। 2020 में टूरिज़्म बिल्कुल कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा लोवेस्ट लेवल पर आ गया। 2021 में भी लोवेस्ट लेवल पर था, 2022 में इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ और 2023 में अपने लेवल पर पहुंच रहा है धीरे धीरे। जो फॉरेन टूरिस्ट है इनकी संख्या बड़ी है भारत के अंदर में, लेकिन अभी भी जो 2019 से पहले वाले समय का जो सिचुएशन था वो सिचुएशन नहीं आ पाया है। यानी अभी भी हम लोग कोविड से पहले जिस लेवल पर टूरिज़्म कर रहे थे वैसा टूरिज़्म अभी भी नहीं हो पाया है। तो वहाँ पर आना अभी बाकी है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो आर्टिकल में बोला जा रहा है कि अभी 2023 में एक बहुत तेज़ी से इंक्रीमेंट देखने को मिला है फॉरेन टूरिस्ट का। अभी अक्टूबर 31 तक 2023 में लगभग 7.24 मिलियन जो टूरिस्ट हैं वो आ चुके हैं, जबकि पिछले साल यहाँ पर यह नंबर 6.44 मिलियन टूरिस्ट तक ही सीमित था। तो 2022 के कंपैरिजन में 2023 में ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ रहा है, ज़्यादा लोग यहाँ पर इंडिया में आ रहे हैं घूमने के लिए, अलग अलग जगह को विजिट करने के लिए। तो ये जो बढ़ोतरी देखने को मिली है इस साल वो 55.6% से हुई है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहना है। 2018 और 19 में भारत के अंदर में लगभग 2018 में 10.56 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए थे और 2019 में 10.93 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए थे। फिर कोविड आ गया। अब कोविड आने के बाद में 2020 में अगर आप देखोगे तो एक गिरकर नंबर 2.74 मिलियन का हो गया, यानी टूरिस्ट की संख्या एकदम से कम हो गई। फिर उसके बाद में 2020 में दोस्तों, 2020 के तो बताया, 2021 में यह और कम हो गया, 1.52 मिलियन हो गया। क्यों? लॉकडाउन की वजह से। वो तो सब जगह था, सभी पर असर पड़ा है इसका। अब ये बोला जा रहा है कि चीज़ें वापस से इंप्रूव हो रही हैं, लेकिन अभी भी पिछले वाला जो लेवल है वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं, वहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा। और अभी हम लोग बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अलग अलग स्कीम सरकार ने स्टार्ट की है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म को प्रमोट करें, क्योंकि टूरिज़्म भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है, उसमें कंट्रीब्यूट करता है। और इसके लिए जैसे स्कीम चलाई गई थी प्रसाद स्कीम, प्रसाद की फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो ये जो स्कीम है इसका मेन फोकस क्या है, जो भी यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हो कि पिलग्रिमेज साइट्स हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो रिलीजियस साइट्स आपको देखने को मिलेंगे, मंदिर हैं और भी बहुत सारे रिलीजियस साइट्स आपको देखने को मिलेंगे, उनको ज़्यादा प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को चलाया गया है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, जो डोमेस्टिक टूरिज्म है, हमारे देश के अंदर का टूरिज्म है, वो भी यहाँ पर बढ़ रहा है। लोग इधर से उधर घूमने जा रहे हैं, स्पेशली यहाँ पर पिलग्रिमेज टूरिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग रिलीजियस साइट्स पर घूमने जा रहे हैं, समझ गए। चलो, ये तो हो गया आर्टिकल। लेकिन क्या ये आर्टिकल आपको एग्जाम में हेल्प कर सकता है? नहीं, ये केवल आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे सकता है कि हाँ, हम फॉरेन टूरिस्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और उसकी स्थिति क्या है। लेकिन अब रियल आर्टिकल या रियल एनालिसिस स्टार्ट होता है इस पूरे डेटा का। मैं आपको बता चुका हूँ, आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पीछे का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से शुरू होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनेशन के अंदर। चलिए पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है ये भारत के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि दोस्तों इसका जो योगदान है हमारी इकॉनमी में, अर्थव्यवस्था में, वो किस लेवल पर है ये जानना है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो 6th रैंकिंग है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल। किस टर्म में? एक जीडीपी के कंट्रीब्यूटर के टर्म में। 2021 में भारत ने इकॉनमी जो कंट्रीब्यूट किया उस लेवल, उस टर्म में के उस पर्टिकुलर टर्म में देखें तो इंडिया का जो रैंक है वो 6th था। इतना ही नहीं, आज के समय पर अगर आप देखोगे तो जो इंडिया है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 वाला जो इंडेक्स था इसमें भारत की रैंकिंग 54 थी। ग्लोबल डेटा के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि जो इंटरनेशनल अराइवल्स हैं हमारे देश के अंदर में वो तेज़ी से इंक्रीज हो रहे हैं। 2023 में लगभग 8.6 मिलियन लोगों का अनुमान है कि इतने लोग बाहर से आएंगे, विदेशों से आएंगे घूमने के लिए। ठीक है, जो कि मतलब कह सकते हो हम लोग टारगेट के आसपास ही चल रहे हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर तक ये 7.24 मिलियन हो चुका है। तो मतलब टारगेट तक पहुंच गए होंगे लगभग, वो अभी ये वाला महीना खत्म होने के बाद पता चलेगा। तो ये समझ गए कि हाँ, इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा लेवल है। लेकिन आपने इसका दूसरा साइड भी पता होना चाहिए।
भारत की जो ये टूरिज़्म इंडस्ट्री है, इस टूरिज़्म इंडस्ट्री में बहुत सारी चुनौतियां हैं और बहुत सारे इसके सोल्यूशन भी है कि उन चुनौतियों से कैसे लड़ा जा सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से सुनना। टूरिज्म हमेशा से ही किसी भी देश के लिए उसके इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसी में कई सारी चैलेंजेस हैं, जैसे कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना, पोल्यूशन होना, क्लाइमेट चेंज, ये सारी की सारी यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए। यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। पहले हम ये जान लेते हैं टूरिज्म सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है भारत में। इकोनॉमिक बेनिफिट्स हम समझ चुके हैं। दूसरा, पहले कल्चरल एक्सचेंज, ये भी एक फ़ायदा है। टूरिज्म हमेशा क्या करता है, कल्चर को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। अब विदेश से लोग आ रहे हैं इंडिया में घूमने के लिए, इंडिया के लोग बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो अलग अलग पार्ट से लोग आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर में, तो एक दूसरे का जो कल्चर है उसको यहाँ पर आपस में शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो आपस में एक दूसरे के जो कल्चरल एक्सचेंजेस हैं वो प्रमोट होते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या है, जो कल्चरल हेरिटेज है इसका प्रिजर्वेशन करना। क्योंकि दोस्तों टूरिज्म की वजह से ही जो हमारे धरोहर हैं, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, उन सब की सुरक्षा हम कर पा रहे हैं। टेम्पल्स हैं, फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, ठीक है, क्योंकि लोग घूमने आ रहे हैं, और घूमने आ रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से इकॉनमी जनरेट हो रही है हमारी। तो हम लोग क्या करते हैं, इनका मेंटेनेंस, इनका रिस्टोरेशन, ये सारा काम करते हैं, इनकी प्रोटेक्शन के ऊपर पूरा पूरा ध्यान देते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है टूरिज्म का। अगर टूरिज्म ना होता तो हमारे मॉन्यूमेंट्स इतने सही, इतने खूबसूरत आज भी ना दिख रहे होते, क्योंकि उसको कोई वैल्यू ना मिलती। क्योंकि आज हमें रिटर्न में वो दे रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर उसको प्रॉपर मेंटेन और रिस्टोर कर रहे हैं। एक और बेनिफिट है ये टूरिज्म का। फिर एक और बेनिफिट है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। कई सारे केसेस में जो टूरिज्म है दोस्तों, वो एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी चलाया जा रहा है। अब एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है, इको टूरिज्म। यहाँ पर क्या होता है, जो नेचुरल एरियाज होते हैं हमारे, जो नेचर है बेसिकली, उसका प्रोटेक्शन को प्रमोट किया जाता है इस टूरिज्म के दौरान। यार मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदल गई होगी, मुझे जुकाम हो रहा है कल दोपहर से ही, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। फिर बाद में आती है सोशल बेनिफिट्स। अब सोशल बेनिफिट्स में बात करते हैं, टूरिज्म जो है ये क्या करता है, ये बहुत सारे सोशल बेनिफिट्स दे सकता है हमारी लोकल कम्युनिटीज़ को। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ भाई, यहाँ पे मान लो कोई एक मॉन्यूमेंट है, वहाँ पे आसपास लोग यहाँ पर हैं। अब वहाँ पे ना मान लो बाहर से, विदेशों से बहुत सारे लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, आ रहे हैं, पैसा खर्चेंगे। अब पैसा खर्चेंगे तो आसपास के लोगों के लिए अवसर होगा कि वो उस पैसे को अर्न कर सकें, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। सिंपल सी बात है, समझ गए। तो इसके लिए जो सोसाइटल बेनिफिट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। लेकिन ये तो इसके फ़ायदे या इसका इंपॉर्टेंस समझ गए। अब समझते हैं इसके चैलेंजेस। जो टूरिज्म सेक्टर है भारत में कितनी सारी चुनौतियों से गुजर रहा है। चैलेंज नंबर 1, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इशू। इंडिया में हमेशा से ही टूरिस्ट की जो सेफ्टी है उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। जो टूरिस्ट आ रहे हैं अलग अलग देशों से, अब उनकी सेफ्टी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ तो दोस्तों इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ये लोग यहाँ से जाएंगे, बाहर बताएंगे, तो वो जो उनका दूसरों को बताएंगे अपना एक्सपीरियंस, तो वो बहुत ही गंदा होगा, जिसके बेसिस पर जो टूरिज्म है वो डिक्लाइन हो सकता है। दूसरा चैलेंज है लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जो टूरिज्म है एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। यहाँ पर क्या होता है, जो टूरिज्म सेक्टर है इंडिया के अंदर में, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड प्रोफेशनल्स हमको चाहिए होते हैं, कि अगर बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है उसको हम गाइड कर सकें अच्छे से। अब यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस ना होना या प्रॉपर ट्रेंड गाइड्स ना होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं बैठ पाती है, जिससे अगेन जो टूरिज्म है इसके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये भी यहाँ पर एक दूसरा चैलेंज है। तीसरा है अनसस्टेनेबल टूरिज्म। इंडिया में स्पेशली जो हिमालय वाले रीजन्स हैं, जहाँ पर रिसोर्स की ऑलरेडी कमियाँ हैं, यहाँ पर जो अनसस्टेनेबल टूरिज्म है दोस्तों, इसका एक प्रेशर हमारे नेचर के ऊपर पड़ता है। ये जो अनसस्टेनेबल टूरिज्म है ये सीधा का सीधा यहाँ पर जो लोकल लैंड है हमारी उसके ऊपर अफेक्ट डालता है। सॉइल इरोजन, वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे इतनी देखभाल है भी, लोग जाते हैं घूमने के लिए, खूब यहाँ पे आप कह सकते हो पोल्यूशन कर सकते हैं, उनके पास में पूरे मतलब आप कह सकते हो छूट मिल जाती है एक, जिसके चक्कर में हमारा जो नेचर है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। फिर बात है एक और प्रॉब्लम, वो है लैक ऑफ कनेक्टिविटी। इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि अभी भी अनएक्सप्लोर हैं। ठीक है, वहाँ पे जान नहीं पा रहे हैं लोग या फिर नहीं पहुँच पा रहे हैं। रीज़न क्या है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन वहाँ का मॉन्यूमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बेसिकली लैक ऑफ कनेक्टिविटी भी क्या करती है, एक अवसर हमारी इकॉनमी को और बढ़ाने का वो खो देती है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक नेचुरल ब्यूटी है दोस्तों।
वो जो स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, जितने भी स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में, यहाँ की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा, एक कह सकते हो अल्टीमेट है। लेकिन कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है हमारे पूरे देश के साथ में, और वही कनेक्टिविटी ना होना, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, प्रॉपर फैसिलिटीज़ लोगों के पास में ना होना, नॉर्थ ईस्ट जाने से लोगों को रोक देती है। इस चक्कर में लोग नॉर्थ ईस्ट नहीं पहुंच पाते, समझ गए। फिर उसके बाद में एक और प्रॉब्लम है, वो है पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। सबसे मेजर टूरिस्ट साइट्स जो होती हैं, बड़ी बड़ी जो जगह, बहुत सारे लोग अगर वहाँ पे घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत प्रदूषण भी होता है। जैसे ताजमहल, ताजमहल के आसपास बहुत पोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, उसको हम रोक भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो पिछले कुछ सालों में दोस्तों ये जो पोल्यूशन है ये तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ओडिशा के अंदर पुरी हो गया, कर्नाटका में हम्पी हो गया, यहाँ सभी जगह पर क्लाइमेट चेंज के जो रिजल्ट्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जितना प्रदूषण होगा ऑब्वियसली बात है उसका असर क्लाइमेट चेंज पर होगा, टेम्परेचर गर्म होगा, समझ गए। अब भारत के अंदर टूरिज्म से संबंधित कई सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो भी यहाँ पर स्टार्ट करे गए हैं। जैसे स्वदेश दर्शन स्कीम हो गया, ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2022 हो गया, देखो अपना देश इनिशिएटिव हो गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम हो गया। तो ये कुछ स्कीम्स है जो कि यहाँ पर टूरिज्म से रिलेटेड है, ध्यान रखना, ठीक है। अब एट द लास्ट यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि आखिरकार क्या सोल्यूशन हो सकता है ये टूरिज्म को इम्प्रूव करने का, आपसे डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है। तो पहला सोल्यूशन है टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हमको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। रोड्स बनाने होंगे, एयरपोर्ट्स, होटल्स बनाने होंगे, जो कि यहाँ पे टूरिस्ट के लिए चीज़ें आसान कर देंगे। वो आराम से हमारे देश में अलग अलग जगह तक घूम सकते हैं, पहुँच सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। पहला काम ये करना होगा, और अगर सरकार नहीं कर पा रही है तो इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है, दोनों मिलकर कर सकते हैं। फिर दूसरा काम होगा फोकस ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहाँ पर जो फॉरेन टूरिस्ट है उनके साथ में छेड़छाड़ होती है, वो लोकल पीपल कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है टूरिस्ट की, उसको बनाना होगा, उसको इम्प्रूव करना होगा, और वो ज़रूरी भी है क्योंकि वही यहाँ पर एक इम्पैक्ट डालती है। इसके लिए क्या किया जा सकता है, आप टूरिज्म पुलिस का एक पूरा क्राइटेरिया बना सकते हो, टूरिज्म पुलिस को जगह जगह तैनात कर सकते हो, जो कि यहाँ पर लोगों को एक सेफ्टी प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। फिर उसके बाद में एक और सोल्यूशन है, वो है सस्टेनेबल टूरिज्म। अब इस पर्टिकुलर मुद्दे से मैं अगर आपको बताऊं, कई सारी जगह पर ना ओवर क्राउडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग घूमने जा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट सीधा एनवायरमेंट पर होगा। ऑब्वियसली बात है, पोल्यूशन भी वहाँ पे ज़्यादा ही करेंगे, कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा फैलेगा। जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इनको फोकस करना चाहिए एक सस्टेनेबल टूरिज्म पर, यानी कि यहाँ पे कुछ नए इनिशिएटिव होनी चाहिए, जैसे कि जो ऑफ सीजन ट्रैवल होता है उसको भी प्रमोट करना, लोकल बिजनेस को सपोर्ट करना, नेचर को प्रोटेक्ट करना। ये कुछ यहाँ पर इससे संबंधित इनिशिएटिव्स होंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर एक और काम हो सकता है, वो है वीज़ा सिंप्लीफिकेशन। जो वीज़ा है दोस्तों, आज के समय पर वीज़ा लेने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अब जो फॉरेन टूरिस्ट वीज़ा होता है इसको आप ले सकते हो, इसको आसान कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर इसको आसान कर दें, लेना आसान होगा, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ पे इंडिया का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो बहुत ईजिली मिल जाता है, चलो वहीं चलते हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको भी यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का पूरा आर्टिकल का डिस्कशन ना, पूरे एडिटोरियल की तरह था, थोड़ा लंबा आर्टिकल हो चुका है। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज का मेंस का क्वेश्चन ले लो आप लोग, ठीक है। आज का मेंस का क्वेश्चन हमारा पहले आर्टिकल में ही है। क्वेश्चन ये बोलता है, टूरिज्म हैज़ द पोटेंशियल टू बी अ की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। जो टूरिज्म है, जो ये पर्यटन है दोस्तों, ये भारत की इकोनॉमी ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हो कि फील्ड है, या फिर कह सकते हो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है कि वो इन सब चीज़ों को ग्रो कर सकता है। लेकिन इट हैज़ द पोटेंशियल टू क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट। साथ ही साथ में इसके अंदर ये भी पोटेंशियल है कि हमारे एनवायरमेंट को या जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो दोनों ही पहलू आपने समझाना है। 250 शब्दों में एक बढ़िया सा आंसर आप लोग लिख सकते हो, अभी भी बहुत अच्छे सा आंसर लिखा जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिटेल्स आपको मिल चुकी हैं। एक बार हिंदी में इस क्वेश्चन को रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी बढ़िया से इसको समझकर एक बढ़िया सा वो आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन है, पर्यटन में भारत में आर्थिक वृद्धि और विकास का एक प्रमुख चालक होने की क्षमता है, लेकिन इसमें पर्यावरण और स्थानीय समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव पैदा करने की क्षमता भी है। तो इसके ऊपर चर्चा करो 250 शब्दों में, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, नहीं
ये नहीं लिखना है, लिखना है दीपक यादव एजुकेशन मेंस राइटिंग। तो दीपक यादव एजुकेशन मेंस राइटिंग लिखोगे तो दोस्तों मेरा आपको चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग मिल चुके हैं, और आप भी वहाँ पर जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लेकर जो आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अच्छा अभी रुको, पहले ये देखो यूपीएससी ने 2019 में और 2015 में क्या क्वेश्चन पूछा। हाउ कैन द माउंटेन इकोसिस्टम बी रीस्टोर्ड फ्रॉम द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड टूरिज्म। टूरिज्म को लेकर यहां पर भी इम्पैक्ट पूछ लिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आर रीचिंग द लिमिट्स ऑफ देयर इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू टूरिज्म। यहां पर भी आपका टूरिज्म इम्पैक्ट पूछ लिया गया। तो इसलिए आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं केवल प्रीलिम्स की ही तैयारी करनी है, दोनों को साथ में लेकर चलना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन चाहे आपसे प्रीलिम्स में बने, चाहे मेंस में बने, इवन चाहे इंटरव्यू में बने, आप उन तीनों ही क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पे आपको डेली करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने टूरिज्म वाला आर्टिकल डिस्कस किया, तो ये जो आर्टिकल हमने कवर किया, इस आर्टिकल में बैकग्राउंड डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, वही एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा। तो वो जो सारी की सारी चीज़ें हैं आप लिखने बैठोगे, कितने घंटों लगा दोगे, उसकी परेशानी आपने नहीं पालनी है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवाई जाती है इसी पेड ग्रुप में। वो जो पीडीएफ होती है वो प्रिंटेबल फॉर्म की होती है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होती है, तो आप इसको आराम से रेफर कर सकते हो। आपका सारा का सारा कंटेंट उस ग्रुप में सिक्योर होता है, डेट वाइज पड़ा हुआ होता है, और ऐसा नहीं कि आज ज्वाइन करोगे आज से कंटेंट मिलेगा। अगर आप इस ग्रुप को आज ज्वाइन करते हो तो आपको पुराना कंटेंट भी मिलेगा। ठीक है, सारे पीडीएफ्स आपको मिलेंगे और सारा चीज़ सिक्योर है इसमें। सबसे बड़ी बात, आपको स्टोरेज का कोई दिक्कत नहीं पालना कि यार मैं कैसे स्टोर करके रखूँ, ये है प्रॉब्लम वो है प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है दोस्तों वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल एक बार इन्वेस्टमेंट करना है 499 का, और जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप उसके बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हो। ठीक है, और गारंटी करता हूँ आप कुछ ही दिनों में कहोगे यार जो मेरा अमाउंट है वो यहाँ पर रिकवर हो चुका है, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है, जबकि बेनिफिट्स आप लंबे समय तक अवेल करते रहोगे। बाकी अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए करना क्या होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि मैं इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूँ या आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, इस प्रकार का कोई भी मैसेज कर देना। आपको वहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर लेना कि मैं कैसे इस ग्रुप के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, चलिए बाकी दोस्तों यार मेक श्योर करना वीडियो में जो लाइक का बटन है उसको प्रेस भी कर दिया करो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि यार 5000 लाइक्स का टारगेट होता है, प्लीज़ आप उसको पहुंचा सकते हो। आगे आते हैं ना, अगले आर्टिकल भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज ना न्यूज़पेपर में आर्टिकल बहुत ही कम है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसा नहीं है, देखो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप क्वांटिटी में पढ़ लो, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ लो न्यूज़पेपर के निकाल के, और वो आपके काम के सिलेबस से लिंक ना हो, क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं वहाँ से, तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। समझ गए? तो ऐसा देखो, क्योंकि वो वही काम कर सकता है, मतलब जिसको एक्सपीरियंस हो चीज़ का वही बता सकता है आपको। भाई जिसने सिलेबस पढ़ा होगा आपको वही बता सकता है ये आर्टिकल काम का है। जिनने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया है, इतनी बार एनालाइज किया है, वही आपको बताएगा कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब जैसे टूरिज्म वाला आर्टिकल था, वहाँ से वो आर्टिकल ऊपर से पढ़ लेना सफिशेंट नहीं होगा, बैकग्राउंड डेटा पढ़ना सफिशेंट होगा, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ऐसे ही आर्टिकल आप देख पा रहे हो, हल्का सा आर्टिकल है लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। प्रीलिम्स में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक को लेकर, सिर्फ इस छोटे से टॉपिक से। लेकिन ये टॉपिक छोटा सा नहीं रह गया, अभी इसके पीछे का बहुत बैकग्राउंड डेटा है। समझ गए? चलिए एक करके बताता हूँ। तो ये आर्टिकल पेज नंबर 17 पर प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से इसको लिंक कर सकते हो। क्या बात की जा रही है, जो शुगर का आउटपुट है दोस्तों, जो चीनी का उत्पादन है इस बार वो कम हुआ है, 74.05 लाख टन के आसपास पहुंचा है। ये डेटा है 1 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच का।
ठीक है। जबकि लास्ट ईयर की बात करेंगे तो यही प्रोडक्शन लगभग 82.95 लाख टन के आसपास का था। यानी पहले के सीज़न के कंपैरिजन में इस बार जो है, सॉरी, पहला जो सीज़न था, लास्ट जो शुगर सीज़न था हमारा, तो उस शुगर सीज़न के कंपैरिजन में इस शुगर सीज़न में जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है। उसके पीछे का रीज़न ये बोला जा रहा है, कर्नाटका महाराष्ट्र के अंदर में जो चीनी की मिलें हैं दोस्तों, वो देर से चली हैं। 10-15 दिन डिले हुआ है यहाँ पर प्रोडक्शन में, शुरुआत देर से की गई है, जिस चक्कर में यहाँ पर प्रोडक्शन कम हुआ। जबकि उत्तर प्रदेश एकलौता ऐसा राज्य है जो कि यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया है पिछले साल के कंपैरिजन में भी। पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार 2 लाख टन से ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर हुआ है दोस्तों। एकलौता उत्तर प्रदेश ही है ये। बाकी अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में इस बार घटा है। महाराष्ट्र में लास्ट ईयर जो चीनी का सीज़न चल रहा था, इसी सीज़न की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे 33 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ था और इस बार 24 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ है। तो वहाँ पे गिरावट हुई है, बट यूपी में ग्रो किया है। समझ गए ये डेटा कहाँ से आया है? तो शुगर मिल को लेकर ये सारा डेटा पब्लिश करता है ISMA, दैट इज़ इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन। चलिए अब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंडिया में शुगर इंडस्ट्री की जो स्थिति है वो कहाँ पर स्टैंड करती है। शुगर इंडस्ट्री अपने आप में ही एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है, जिसके ऊपर लगभग 50 मिलियन, ठीक है, 50 मिलियन या कह सकते हो 5 करोड़ जो हमारे गन्ने वाले फार्मर्स दोस्तों वो डिपेंडेंट हैं। 5 लाख जो वर्कर्स आज के समय पर देखने को मिलते हैं, वो डायरेक्टली रोजगार मिलता है उनको उनके चीनी के मिलों के अंदर में। तो आप इमेजिन करो कितने करोड़ लोगों को यहाँ पे रोजगार मिला हुआ है इस इंडस्ट्री से। जो शुगर का मेन सीज़न होता है वो अक्टूबर से सितंबर तक होता है, ठीक है। और अगर हम लोग 2021 में देखें, अक्टूबर से सितंबर तक के बीच में जो सीज़न चला था, उस दौरान 359 लाख मैट्रिक टन के आसपास का शुगर का प्रोडक्शन किया गया था। अभी ये धीरे धीरे बढ़ चुका है। अगर आप देखोगे इसी के साथ में जो भारत है, भारत कहीं ना कहीं दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है चीनी का। ब्राज़ील की बात करेंगे तो ब्राज़ील को हमने पीछे भी छोड़ा है, बीच में ब्राज़ील कभी आगे निकलता है, पीछे निकलता है, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। बट इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और साथ ही साथ में कंज्यूमर भी है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सभी चाय भी पीते हैं, चीनी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में और कंजम्पशन भी होता है, ठीक है। और इसके साथ दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हम ही हैं, ठीक है। तो इंडिया में शुगर जो इंडस्ट्रीज़ है वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, ज़रा पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट है या ये वाली जो शीट आपको दिख रही है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुगर इंडस्ट्री की जब बात करते हैं दोस्तों, तो मेनली चीनी बनती कैसे है? गन्ने के बेसिस पर बनती है। गन्ना नहीं होगा तो चीनी नहीं होगी, तो गन्ना ज़रूरी है ना, है ना। अब गन्ना जो होता है दोस्तों वो पेरिशेबल क्रॉप होती है, एक ऐसी फसल जो कि अगर थोड़े समय के लिए छोड़ दी जाए तो ख़त्म हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो गन्ने के अंदर जो सुक्रोस मिलता है, सुक्रोस पाया जाता है ना गन्ने के अंदर में, वो समय के साथ में ख़त्म होने लगता है, बेकार होने लगता है। इस चक्कर में शुगर केन को हम लंबे समय तक ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता। आप खुला एक गन्ने को तोड़ो और खुला छोड़ दो, रख दो कहीं पर, सूख जाएगा कुछ दिनों में, उसका जो सुक्रोस कंटेंट है वो खत्म हो जाएगा उसमें से, समझ गए। तो उससे चीनी नहीं बन पाएगी। तो इस चक्कर में गन्नों की लगातार सप्लाई चाहिए होती है और इस वजह से आपने देखा होगा जहां पे गन्नों की खेती बहुत ज़्यादा होती है वहीं आसपास चीनी की मिलें लगी होती हैं, ताकि गन्ना तोड़ा सीधा और सीधा चीनी की मिल में पहुंचाए और वहां से तुरंत यहाँ पे चीनी का उत्पादन शुरू, ठीक है, जिससे यहाँ पर चीनी का उत्पादन बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। और इंडिया में अगर आप देखोगे तो 2 प्रकार के क्लाइमेटिक एरियाज है जहां पर गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे पहला है ट्रॉपिकल शुगर केन रीजन। ये वो रीजन है जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, पौंडीचेरी, केरला, ये सब आते हैं। और जो सब ट्रॉपिकल शुगर केन ग्रोन रीजन है वो है यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये वो आते हैं। तो ये पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती होती है। मैं आपको बता दूँ 2022 में महाराष्ट्र यूपी को ओवरटेक कर चुका था। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से आगे निकल चुका था इंडिया में शुगर प्रोडक्शन के मामले में। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा कि इस बार जो हमारा जो शुगर है ये थोड़ा सा कम प्रोड्यूस हो रहा है और कम एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इंडिया कहाँ पर लैग कर रहा है, ज़रा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत हमेशा यहाँ पर लैग करता है एक कॉम्पिटिटिवनेस में। मैं आपको बता दूँ इंडिया में जो क्वालिटी है शुगर की और जो बाहर विदेशों में जो क्वालिटी है, इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिस चक्कर में जो बाहर के विदेश हैं वो विदेशी क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, समझ गए, यानी कि दूसरे कंट्रीज़ की क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और 2017-18 तक अगर आप देखोगे तो इंडिया ज़्यादातर वाइट शुगर को, बहुत लो क्वालिटी वाली शुगर आप कह सकते हो, इंटरनेशनल मार्केट में भेज रहा था। लेकिन अब से चीज़ें इंप्रूव हो चुकी हैं, नया शुगर हम एक अच्छे कंडीशन में डेवलप करके प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो ऑफिशियल्स हैं ये अलग अलग देशों में गए, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, चाइना, बांग्लादेश, सब जगह पर गए
और वहाँ पे लोगों को बताया, जागरूक किया कि इंडिया का जो रॉ शुगर है उसकी क्वालिटी कितनी इंप्रूव हो चुकी है, उनको बताया गया है खुद से, ताकि वो इस भारत के चीनी को परचेस करें। क्योंकि नहीं तो फिर ये सारे देश कहाँ पे जा रहे थे, ब्राज़ील की साइड में जा रहे थे चीनी को खरीदने के लिए। तो इस चक्कर में यहाँ पर दोस्तों इंडिया लैग कर रहा था। बट भारत को एक एडवांटेज मिलता है, ब्राज़ील से भी ज़्यादा एडवांटेज इंडिया को मिलता है शुगर प्रोडक्शन में। पता है क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेज है? हमारे देश में जो रिफाइनरीज है दोस्तों, और बाहर विदेशों में जो रिफाइनरीज है, फॉर एग्जांपल ब्राज़ील की बात करें, क्योंकि ब्राज़ील भी टक्कर देता है इंडिया को चीनी के उत्पादन में। तो ब्राज़ील जो है वो रॉ मटेरियल को परचेज करता है, इंपोर्ट करता है, जबकि इंडिया में रॉ मटेरियल यहीं पर प्रोड्यूस किया जाता है। ब्राज़ील के अंदर जो चीनी की मिलें हैं वो अप्रैल से नवंबर चलती हैं, जबकि हमारे यहाँ पर चीनी की मिलें अक्टूबर से अप्रैल तक चलती हैं। ठीक है, तो ब्राज़ील में यहाँ पर मतलब जब ऑफ सीजन चल रहा होता है तो भारत की यहाँ पर ये मिलें चल रही होती हैं, तो फिर यहाँ पर हम दूसरे कंट्रीज़ का मार्केट ग्रैब कर सकते हैं। और इस चक्कर में अगर आप लोग एक चीज़ और देखोगे तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया है, मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ, इंडोनेशिया है, साउथ कोरिया है, या चाइना है, अरे या मलेशिया या बांग्लादेश है, ये सब कंट्रीज़ हमारे आसपास ही हैं, है ना। अब इनको अगर चीनी परचेस करनी है और ये ब्राज़ील से परचेस करेंगे तो इन्हें कितना ज़्यादा दूर से परचेस करना होगा, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना तेल का खर्चा, उतना शिप का खर्चा, कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा महंगा आएगा। तो इनके पास में भी अच्छा ऑप्शन है कि ये भारत से ही परचेस करें, क्योंकि भारत इनके करीब में ही है। अगर ये भारत से परचेस करेंगे तो 13 से 15 दिन में इनके पास चीनी पहुंच जाएगी, जबकि ब्राज़ील से परचेस करेंगे तो 45 से 50 दिन लग सकते हैं। समझ गए? तो ये भी बेनिफिट यहाँ पर इंडिया को मिल जाता है। इतना ही नहीं, इंडिया को एक रॉ एडवांटेज भी मिलता है दोस्तों। हमारा जो रॉ मटेरियल है या शुगर केन है उसमें भी एक एडवांटेज मिलता है। पता है क्या एडवांटेज है वो मैं आपको ये बता देता हूँ। पहले इंडिया का जो शुगर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो डेक्स्ट्रॉन होता है ये नहीं होता है। हमारे चीनी में जो रॉ शुगर है उसमें डेक्स्ट्रॉन नहीं होता, फ्री ऑफ डेक्स्ट्रॉन होता है। डेक्स्ट्रॉन क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरियल कॉम्पाउंड। ये कब बनता है? जब गन्ने को आप सूर्य की धूप में थोड़े लंबे समय के लिए छोड़ दोगे। आपने गन्ने की फसल की कटाई की, उसको धूप में रख के छोड़ दिया, लंबे समय तक छोड़ दिया, अब वो ऐसे ही रुका पड़ा है ना, उसको चीनी बनने में थोड़ा समय लग जा रहा है, तो क्या होगा? डेक्स्ट्रॉन बन जाएगा। इंडिया में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर गन्ना कटा, तुरंत पास में ही मिल होती है, वहाँ पे पहुँचाया और वहाँ पे चीनी बन जाती है उसकी। तो जो इंडियन मिल्स हैं दोस्तों वो क्या करती हैं? इन रॉज को सप्लाई करती हैं हाई पोलराइजेशन में। अब ये पोलराइजेशन मतलब क्या होता है ज़रा ये डिस्कस कर लेते हैं। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। पोलराइजेशन मतलब होता है जो सुक्रोज का परसेंटेज होता है वो कितना ज़्यादा प्रेजेंट है वो यहाँ पर पता लगाना। और आपको पता है गन्ने में सुक्रोज ही एक मेन कंटेंट है ना। तो सुक्रोज कितना प्रेजेंट है वो पता लगाना। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा यानी कि उतना ज़्यादा गन्ने को रिफाइन करने में आसानी होगी, चीपर होगा, सस्ता होगा, सारा काम आसान हो जाएगा। तो इंडिया में जो पोलराइजेशन है वो 98 से लेकर 99.5% होता है, जबकि ब्राज़ील, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया में 96 तक पहुंच जाता है, तो कम होता है। ये एडवांटेज भी इंडिया को मिलता है। अब क्योंकि ये तो आपने चीनी के उत्पादन के बारे में समझ लिया, चीनी बन किससे रही है? मेनली बन रही है शुगर केन से, गन्ने से। तो गन्ने का स्थिति क्या है मैं आपको बता चुका हूँ कि इतने करोड़ों फार्मर्स इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर में बेस्ड है ना। आपको पता होगा जैसे जो गन्ना होता है इसके ऊपर सरकार एफआरपी देती है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस देती है। जैसे बाकी सारे फसलें होते हैं, गन्ने के अलावा जो फसलें होती हैं उस पर सरकार एमएसपी देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन यहाँ पर गन्ने के ऊपर एफआरपी देती है फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, पता होगा। शुगर केन के सेक्टर की स्थिति देखोगे तो इंडिया में शुगर केन सेक्टर तेजी से ग्रो हुआ है, ठीक है। क्योंकि लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, शुगर केन उसका इथेनॉल भी यूज़ कर रहे हैं, इस चक्कर में यहाँ पर हमको थोड़ा बहुत इशू भी देखने को मिलता है बीच बीच में। बात क्लियर हो गई? चलिए अब आगे आते हैं। ये आप देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। यूपीएससी ने 2015 में सवाल पूछा कि जो एफआरपी है शुगर केन को लेकर इसको अप्रूव कौन करता है। मैं आपको पहले पढ़ा भी चुका हूँ। ये अप्रूव करने वाली बॉडी है CCEA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ज़्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, वो ऑप्शन बी लगा कर आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ है कि जो एफआरपी है शुगर केन की वो ये CACP अप्रूवल देता है। नहीं दोस्तों, ध्यान रखना, जो एफआरपी है ना, गन्नों के ऊपर में जो पैसा दिया जाता है, शुगर केन फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, इसको रेकमेंड करने का काम CACP का है, ये रिकमेंडेशन देता है, लेकिन अप्रूव करने का काम CCEA का है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखो यहाँ पर यूपीएससी ने 2013 में क्वेश्चन पूछा कि जो हमारी शुगर इंडस्ट्री होती है, ठीक है, इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है जो इसमें से बचकर निकलता है ना,
तो गन्ने की यहाँ पर जो मतलब जब उसको क्रश कर लिया जाता है, उसके जूस से यहाँ पर बनाया जाता है चीनी, जो क्रश करने के बाद ही बहुत सारी चीज़ें निकलती है ना, जो भी वेस्टेज निकलता है, जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, उनका यूज़ कहाँ पे हो सकता है, उसको लेकर 3 स्टेटमेंट्स है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, यहाँ पे बायोगैस मिलता है, बायोगैस का हम यूज़ कर सकते हैं बायोमास फ्यूल के लिए, जिससे एनर्जी का जनरेशन होता है। फिर मोलासिस हमको मिलेगा, मोलासिस का हम यूज़ कर सकते हैं जो सिंथेटिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनके लिए। फिर मोलासिस का यूज़ किया जा सकता है इथेनॉल को प्रोडक्शन के लिए, बिल्कुल आपको पढ़ाया गया है, मोलासिस का हम इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। तो वैसे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन डिटेल से पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा शुगर इंडस्ट्री के बारे में। अभी हमने यहाँ पर बेसिक चीज़ें डिस्कस की, मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्टिकल का रेलिवेंस कितना ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर हो गया। मैंने तो ट्रेड को लेकर आपको यहाँ पर बेसिक चीज़ें बताई हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में केटामाइन अभी चर्चा में है। केटामाइन ये जो इंजेक्शन आपको दिख रहा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जैसा आपको पता होगा एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है। एक इंसान की अगर सर्जरी करनी है, ऑपरेशन करनी है, तो एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, उसके बॉडी को सुन करने के लिए, उसे कुछ पता ना चल सके। ऐसे यहाँ पर ये कुछ केटामाइन है। तो हाल ही में न्यूज़ में आया है, एक एक्टर की डेथ हुई है मैथ्यू पैरी की, जिसके बेसिस पर यहाँ पर रिपोर्ट का कहना है कि जो डेथ के पीछे का मेन कारण है वो है केटामाइन का एक इफेक्ट होना, क्योंकि केटामाइन बहुत ही सोच समझ के दी जाती है दोस्तों। इसके इफेक्ट की वजह से यहाँ पर डेथ हुई है, इस चक्कर में ये न्यूज़ निकल कर आई है। तो केटामाइन चर्चा में एक थोड़ा यूनिक सा टर्म है, क्वेश्चन बनने के भी काफ़ी सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। केटामाइन, जिसको हम लोग केटलर के नाम से भी जानते हैं, ये एक वो दवाई है जो कि डॉक्टर्स ज़्यादातर लोगों को तब देते हैं जब उनकी सर्जरी करते हैं, जब सर्जरी वगैरह होती है ना, उनको दर्द ना हो, इसलिए यहाँ पर ये केटामाइन दिया जाता है। ये केटामाइन बनता है पेनाक्लेनिडिन से, ठीक है, जो कि एक ड्रग है, हेलुसिनोजेनिक ड्रग है, जो कि एक इंसान को यहाँ पर बॉडी को सुन्न करने में यहाँ पर मदद कर सकती है। ये क्या करती है, हमारे ब्रेन के अंदर में जो एनएमडीए रिसेप्टर होते हैं दोस्तों, उनको ब्लॉक कर देती है, स्पाइनल कॉर्ड को ब्लॉक कर देती है। क्लियर हो गया। आगे आते हैं। अब इसका असर क्या पड़ता है बॉडी में, मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बोला ये एक एनेस्थेटिक है, तो इसका पहली बात तो ऐसा इस्तेमाल होगा नहीं, बिल्कुल सुपरविजन होगा, मेडिकल सुपरविजन होगा, बहुत ध्यान से अप्रूवल के साथ में कोई एक्सपर्ट यहाँ पर इसको बताएगा, तब जाके इसका यूज़ किया जाएगा। और इसका यूज़ किया जाता है ताकि डिप्रेशन, एंजाइटी, एंड ऑफ लाइफ डिस्ट्रेस, क्रोनिक पेन, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इस प्रकार की प्रॉब्लम से टैकल किया जाए। तो कोई डिप्रेशन, एंजाइटी वाला जो इशू है उसको भी ट्रीट करने के लिए दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ये जो केटामाइन है, जैसे मैंने आपको बताया, जब एक इंसान को दिया जाता है तो उसका जो कनेक्शन वगैरह है वो पूरी तरह से लॉस हो जाता है, उसके बॉडी पे कंट्रोल खत्म हो जाता है, मेमोरी लॉस, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब कि उसकी बॉडी पूरी तरह से सुन हो चुकी है, उसे नहीं पता कि क्या चल रहा है आसपास। और ये केटामाइन इसलिए दिया जाता है। तो केटामाइन एक प्रकार का शेड्यूल एक्स या कह सकते हो शेड्यूल 10 ड्रग है इंडिया के अंदर में। अब ये शेड्यूल एक्स ड्रग कौन से होते हैं, ये वो दवाइयाँ होती है जिनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा जाता है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मॉनिटरिंग होती है, यानी जो डॉक्टर्स हैं, पहले डॉक्टर्स भी जो एक्सपर्ट्स होंगे वही यहाँ पर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, ऐसा आसान नहीं है इसको कंज्यूम करना। तो शेड्यूल एक्स ड्रग्स कौन सी हैं, ये रिस्ट्रिक्टिव ड्रग्स होती हैं दोस्तों, जिनका मतलब जो कहीं पे इतनी आसानी से मिलेंगे भी नहीं और इनका यूज़ इतना आसानी से हो भी नहीं सकता। ये वो ड्रग्स होती हैं जिनको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड रूल्स के अंदर में कवर किया गया है। ये शेड्यूल 10 ड्रग्स की जो लिस्ट है दोस्तों, इसके अंदर में टोटल 536 से भी ज़्यादा ड्रग्स आपको ये देखने को मिल जाती हैं। ये जो ड्रग्स है इसके अंदर में नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जिससे जैसे मैंने बोला है डिल्यूजन है ना, यहाँ पे कुछ बॉडी सोन हो जाना, इस प्रकार की जो चीज़ें हमको नजर आती हैं। ये जो ड्रग्स हैं वो केवल और केवल तब बेची जाती हैं जब कोई मेडिकेशन प्रैक्टिशनर, एक जो रजिस्टर पर्सन है, जब वो प्रिस्क्रिप्शन देगा कि हाँ भाई ये ड्रग्स आपने लेनी है, तभी यहाँ पर ये इसको बेचा जाता है, अदरवाइज ऐसे नहीं बेचा जाता। चलिए आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में बात की जा रही है बहामनी किंगडम के बारे में। तो इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो खबर ये निकल कर आई है कि कर्नाटका के हाई कोर्ट ने हाल ही में कालाबुरागी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को यहाँ पर बोला है कि भैया जो भी बहामनी जो यहाँ पर फोर्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब बहामनी सुल्तान के जो भी फोर्ट थे, जो भी किले थे शहर के अंदर, वहाँ पे उसके आसपास जो लोगों ने अलग अलग एरिया में बसे पड़े हैं उनको हटाना, जो एंक्रोचमेंट्स कर रखे हैं उनको हटाने के लिए यहाँ पर बोला गया कर्नाटका हाई कोर्ट के माध्यम से, जिस वजह से दोस्तों यहाँ पे बहामनी चर्चा में है। तो बहामनी सुल्तान कौन थे, बहामनी किंगडम कौन सा किंगडम था, ये सब कुछ जानना जरूरी है। स्पेशली हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आपसे बन सकता है, 100% बनने के चांसेस हैं। तो दोस्तों बहामनी किंगडम की जब बात करते हैं तो ये पावर में तब आता है जब एक टर्किश गवर्नर जिसका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इस व्यक्ति ने यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट एम्पायर बनाया।
सुल्तान ऑफ दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट में विद्रोह करके, रिवोल्ट करके, लड़ाई करके, तब इस व्यक्ति ने यहाँ पर पूरा एम्पायर तैयार किया था 1347 में। और मैं आपको बता दूं, ये बहामनी किंगडम पहला इंडिपेंडेंट इस्लामिक किंगडम था साउथ इंडिया के अंदर में। ठीक है, तो साउथ इंडिया में ऐसा कोई इस्लामिक किंगडम नहीं था, तो ये पहला इस्लामिक किंगडम बनता है बहामनी किंगडम साउथ इंडिया में, जिसके पास में मेन पावर्स आती हैं। तो ये वो वाला पोर्शन है जो आज के समय पर कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाला है। कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बेसिकली इस पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पूरे में बहामनी किंगडम फैला हुआ था। तो बहामनी किंगडम ने अपनी कैपिटल बनाई थी हसनाबाद, गुलबर्ग जिसको बोलते हैं। ठीक है, 1347 से लेकर 1425 तक यही कैपिटल थी। बाद में ये कैपिटल मूव होकर बिदार पहुंच गई। और बोला जाता है कि इस पूरे बहामनी किंगडम को रूल करने के लिए टोटल 14 सुल्तान थे, जो कि इस पूरे किंगडम को रूल कर रहे थे अलग अलग जगह पर। ठीक है, जिसमें से अलाउद्दीन, बहामन शाह, मोहम्मद शाह वन, फिरोज शाह, ये इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, इंपॉर्टेंट सुल्तान थे। तो जो बहामनी किंगडम है ये अपने पीक पर पहुंचता है महमूद गवान के गाइडेंस के तहत। ये ध्यान रखना, महमूद गवान के इसी ने यहाँ पर सारा का सारा गाइडेंस प्रोवाइड करवाया है, जिसके बेसिस पर यहाँ पर जो बहामनी किंगडम है वो पूरा का पूरा अपने पीक पर पहुंचा। ठीक है, इवन यहाँ पे जो महमूद गवान है, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी सर्व किया तीन बहामनी सुल्तान को लेकर। ठीक है, जो 3 बहामनी सुल्तान थे उनके प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हो ये रहे लगभग 23 ईयर्स तक, 23 साल तक, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये जो बात है वो अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो महमूद गवान का एक इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान रखना। ये बहामनी सुल्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बाकी महमूद गवान ने ही क्या किया, ये जो एम्पायर है इसको और ज़्यादा बढ़ाया, गोवा को रिकॉन्क्वायर किया, जो कि गोवा विजयनगर एम्पायर के अंदर था, वो भी अपने अंडर यहाँ पर लिया। फिर जो बहामनी किंगडम है ये डिवाइड हो गया 4 अलग अलग रीजन में, या 4 अलग अलग स्टेट कह लो, प्रोविंस कह लो, जिसको नाम दिया गया तरफ। तो एक था दौलताबाद, दूसरा बेदार, तीसरा बेरार और चौथा गुलबर्गा। तो ये 4 अलग अलग एरियाज डिवाइड हो गए। ये चारों अलग एरियाज कह सकते हो कि अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में डिवाइड कर दिए गए उस किंगडम के थ्रू। और जो भी हर एक प्रोविंस था दोस्तों, हर एक प्रोविंस में एक तरफदार यानी एक सूबेदार हुआ करता था। तो बहामनी रूलर जो थे ये डिपेंडेंट थे अपने मिलिट्री सपोर्ट के लिए, और यहाँ पर ये लोग वॉर वगैरह में क्या करते थे, गन पाउडर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया करते थे। और बहामनी किंगडम के समय पर जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो कैसा हुआ करता था, वो जाने जाते हैं एक एंथुजियाज्म आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए। जो आर्किटेक्चर वो फॉलो करते थे वो इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था। कई सारी चीज़ें उन्होंने बनवाई, किले वगैरह बनवाए, तो इंडो इस्लामिक स्टाइल आर्किटेक्चर में बनवाया। बिल्डिंग्स जो तैयार की गई थी वो लोकल मटेरियल यूज़ करके की गई थी। जो पर्शियन आर्किटेक्चर था उसका भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हमारी बिल्डिंग्स में देखने को मिला, बहामनी किंगडम के बिल्डिंग्स में, जिसके बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आज के समय पर देखने को मिलते हैं। जैसे गुलबर्गा के अंदर में शाह बाजार मॉस्क हो गया, हफ्ता गुम्बाज हो गया, जामा मस्जिद हो गया। बीजापुर में गोल गुम्बज हो गया, इब्राहिम रोज़ा, बारा कमन हो गया। फिर बेदार के अंदर भी यहाँ पर काफ़ी सारी जगह हैं, रंगीन महल, जनता महल, जन्नत महल। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों कई सारे और भी बहुत सारे आर्किटेक्चर्स डेवलप करे गए थे। और इस पीरियड के दौरान उर्दू, अरेबिक, पर्शियन ये तीनों ही लिटरेचर सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही थी। और इसी पीरियड के दौरान यहाँ पर दोस्तों एक नया डायलेक्ट दाखिनी उर्दू को भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा कह सकते हो किक मिलता है या वो बूस्ट होती है। अब ये जो बहामनी किंगडम है इसका डिक्लाइन कैसे हुआ वो भी जान लेते हैं, लेकिन पहले ये जान लो लगभग 15 से 18 के समय पर कृष्णदेवराया जो विजयनगर एम्पायर के हैं, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, बहामनी एम्पायर के लास्ट रूलर को यहाँ पर हराया। और इसके बाद में बहामनी एम्पायर अलग अलग 5 राज्यों में टूट गया। जो 5 राज्यों में बहामनी एम्पायर टूटा उसी को हम लोग डेक्कन सल्तनत के नाम से जानते हैं। अब जो ये 5 डेक्कन सल्तनत थे ये कौन कौन से थे, आदिल शाही ऑफ बीजापुर, उसके बाद बारिश शाहीज ऑफ बेदार, निज़ाम शाही ऑफ अहमदनगर, कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा और इमाद शाही ऑफ बेरार। तो ये 5 अलग अलग डेक्कन सल्तनत में टूट गया। कैसे टूटा, 1518 में कृष्णदेवराया जो विजयनगर एम्पायर के थे, इन्होंने यहाँ पर बहामनी एम्पायर के लास्ट रूलर को यहाँ पर हरा दिया, जिसके बेसिस पर ये 5 राज्यों में टूट गया। और जो स्टेट्स हैं फिर ये अपने आप को इस बहामनी किंगडम से अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, इन्होंने अलग डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। अब जब यहाँ पे लोगों में गुस्सा बना हुआ था इन सब में, और इसी गुस्से की वजह से बेदार, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर इन सब ने साथ में मिलकर विजयनगर के ऊपर अटैक कर दिया बाद में। और फिर दोस्तों बैटल हुआ, बैटल ऑफ तलीकोटा। और उसके बाद में जब विजयनगर को डिस्ट्रॉय हुआ, विजयनगर जब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ, तो विजयनगर के डिस्ट्रॉय होने के बाद में जो बहामनी है वो भी पावर में नहीं रह पाए लंबे समय तक।
क्योंकि बाद में अकबर, अकबर के बाद यहाँ पर औरंगजेब, इन्होंने यहाँ पर इन सारे किंगडम्स को अपने कब्जे में ले लिया पूरे के पूरे मुगल एम्पायर के अंदर में। तो ये दोस्तों बहमानी किंगडम है, इसको लेकर कुछ हिस्ट्री और हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो कि आपने पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा रिलेवेंट है जैसे मैंने आपको बोला। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पर अभी यूरोपियन वुड बाइसन चर्चा में है, क्वेश्चन बन सकता है। तो अरे न्यूज़ कहाँ गई यार, बीच में मुझे लग रहा है एक स्लाइड वापस गायब हो गया। खैर एनीवे, न्यूज़ में बना हुआ है तो ध्यान रखना इसके बारे में। यूरोपियन वुड बाइसन, तो यूरोपियन वुड बाइसन जिसको हम लोग वाइसेंट के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एक बदल के क्वेश्चन दिया जा सकता है, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो यूरोपियन बाइसन जो है एक कह सकते हो यूरोप के अंदर में सबसे भारी लैंड मैमल कहलाता है। ठीक है, ये इसका साइज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो बाइसन है दोस्तों, अगर हम इसको देखें तो इनमें से कई सारी जो स्पीशीज़ है वो ऑलरेडी यहाँ पर विलुप्त हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, और इनकी प्रजातियाँ तेज़ी से कम होती हुई नज़र आ रही हैं। ये बाइसन कहाँ पे पाया जाता है? तो ये बाइसन यूरोप के अंदर हमको देखने को मिलता है। यूरोप में जो बड़े बड़े एरियाज़ हैं वो वहाँ पर देखने को मिल रहा है। लास्ट आइस एज के समय से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक अलग से अपने ग्रुप में ये बाइसन रहते हैं। ये ऑलरेडी कह सकते हो 1927 तक ख़त्म हो चुके थे, यूरोप से ख़त्म हो चुके थे ऑलरेडी यहाँ पर, मतलब इनकी जो प्रजाति पूरी ख़त्म हो रही थी, और इस चक्कर में अभी के समय पर बहुत कम मात्रा में ही बचे हुए हैं। और इसी वजह से IUCN के अंदर में इनको नियर थ्रेटन कैटेगरी में रखा गया, यानी कि खतरे के जस्ट पास में है। खतरा यहाँ पर यह है कि जैसे जैसे एनवायरमेंट के अंदर में चेंजेस हो रहा है, क्योंकि ये इनको लोएस्ट टेम्परेचर में रहना पसंद है, बर्फ़ वाले रीजन में यहाँ पर ये रहते हैं। अब जिस तरीके से दोस्तों एनवायरमेंट के अंदर में चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके जो थ्रेट्स हैं, जो खतरे हैं, वो भी और भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये कहीं ना कहीं आज के समय पर ख़त्म होने की कगार पर है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमको नज़र आती है। समझ गए? चलिए आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पे स्वार्म ड्रोन्स के बारे में डिस्कशन किया गया है, ज़रा इसको ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो स्वार्म ड्रोन्स की फुल फॉर्म है स्मार्ट वॉर फाइटिंग एरे फॉर रिकन्फिगर्ड मॉड्यूल्स। स्वार्म ड्रोन जो जिसके अंदर में दोस्तों मल्टीपल ड्रोन्स होते हैं, एक ड्रोन नहीं होता, इसमें बहुत सारे ड्रोन्स होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करके, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करके काम करते हैं। ये सारे ड्रोन्स एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं ताकि जो उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकें। जो ये ड्रोन्स है दोस्तों, या तो ये सेम होता है या थोड़े बहुत अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। कोई छोटा होता है, किसके विंग बड़े होते हैं, किसी के विंग छोटे होते हैं। तो ये जो स्वार्म ड्रोन है, ठीक है, अगर आप इनकी स्ट्रेंथ देखोगे तो बहुत सारे ड्रोन एक साथ मिलकर सेम ऑब्जेक्टिव, कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरह काम करते हैं। सेपरेटली भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मिलकर ही काम कर रहे हैं, सेपरेटली भी काम कर सकते हैं। जो ड्रोन्स हैं इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलता है। ये सभी ड्रोन्स एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि इनके लिए एक कंट्रोल स्टेशन यूज़ किया जाता है। और जितने भी इंडिविजुअल ड्रोन है दोस्तों, वो इंडिविजुअल ड्रोन भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि इनको कनेक्ट करना पड़ेगा एक सेंट्रल स्टेशन से। इंडिविजुअली भी ये काम कर सकते हैं, अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर साथ में लेकर आए तो वो रोल्स भी ये निभा सकते हैं। ठीक है, इनका जो कमांड है, इनको जो कमांड दिया जाता है वो रियल टाइम डेटा पर दिया जाता है। तो ये जो स्वार्म्स हैं ये तुरंत यहाँ पर रिएक्ट करते हैं कि भाई यहाँ पर तुरंत ही जिसको पर अटैक करना है वो करें। तो ये जो स्वार्म है एज अ होल और इंडिविजुअल, ध्यान रखना, एज अ होल और इंडिविजुअल दोनों ही ड्रोन्स, या तो पूरा ग्रुप या अकेला ड्रोन भी यहाँ पर एक्सरसाइज कर सकता है, यानी ये इस प्रकार की जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ है वो कर सकता है, हमको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकता है, अपने टारगेट्स को हिट कर सकता है। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पर बात की जा रही है FTD के बारे में। FTD की फुल फॉर्म है फ्रंटो टेम्पोरल डेमेंशिया। तो ये चर्चा में है, डेमेंशिया के बारे में पहले भी हमने डिस्कशन किया, इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से संबंधित कई सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स के अंदर में बने हुए हैं। तो हुआ क्या, ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए क्योंकि दोस्तों एक प्रोटीन है जिसका नाम है TAF15। ये हमारे पेशेंट्स के ब्रेन में प्रेजेंट होता है। वो वाले मरीज जो कि ऑलरेडी इस FTD प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, फ्रंटो टेम्पोरल डेमेंशिया से गुजर रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स के दिमाग में ये जो प्रोटीन है TAF15 ये प्रेजेंट होता है। अभी यहाँ पर इस प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया है एक रिसर्चर की टीम ने, और आइडेंटिफाई करने के साथ साथ दोस्तों एक नया, एक कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है कि एक नया टारगेट हम बना सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोटीन के माध्यम से ये जो प्रॉब्लम है डेमेंशिया की, इसको ठीक किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। इस वजह से यह न्यूज़ में है। तो आखिरकार क्या है ये फ्रंटो टेम्पोरल डेमेंशिया, वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो एक प्रकार का ये वो डेमेंशिया है जिसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों, ये बिहेवियर और लैंग्वेज को लेकर होती है। एक इंसान का बिहेवियर, उसकी जो भाषा है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है।
डेमेंशिया जो नाम है ये आया है मेंटल एबिलिटीज़ के प्रॉब्लम से संबंधित, क्योंकि आपको पता है जो डेमेंशिया होता है एक इंसान के ब्रेन से संबंधित होता है, उसके ब्रेन को डैमेज कर देता है, ब्रेन में कई सारे बदलाव होते हैं। और इसमें ही यहाँ पर जो ये वाला प्रकार है एफटीडी, फ्रंटो टेम्पोरल डेमेंशिया, ये हमारे दिमाग के फ्रंट और साइड्स वाले जो हिस्से हैं दोस्तों उसके ऊपर में एक बुरा इंपैक्ट डालता है। इस डेमेंशिया के जो मेन कॉज इसका पीछे अभी नहीं पता चला है, उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। बट फिर भी अगर हम लोग बात करें, कुछ लोग जो इस डेमेंशिया से गुजर रहे हैं वो कहीं ना कहीं, अगर आप कहोगे उनका जो बिहेवियर है बिल्कुल चेंज है, भाषाएं चेंज है, क्योंकि डेमेंशिया में अगर आप नॉर्मल डेमेंशिया देखोगे तो वहाँ पे एक इंसान की सोचने समझने की शक्ति, मेमोरी लॉस वगैरह देखने को मिलता है ना, उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ वगैरह कम हो जाती हैं, उसकी ब्रेन पावर बहुत लोवेस्ट लेवल पर आ जाती है। तो डेमेंशिया ज़्यादातर जो 65 साल के लोग हैं या 65 साल से ऊपर के लोग हैं उनको अफेक्ट करता है, ध्यान रखना। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल 65 साल से ऊपर के लोगों के ऊपर ही यहाँ पर इसका असर दिखाई देगा। हो सकता है 40-45 या 45 से 65 साल की उम्र के लोग भी कहीं ना कहीं इस फ्रंटो टेम्पोरल डेमेंशिया के शिकार बन सकते हैं। ठीक है, जैसे सभी डेमेंशिया होते हैं धीरे धीरे दिमाग में डेवलप होते हैं, ऐसा ये भी है, धीरे धीरे यहाँ पर ये डेवलप होता हुआ नजर आता है और धीरे धीरे और खतरनाक होता हुआ चले जाता है। इसके लक्षण क्या है? एक इंसान का बिहेवियर पूरा चेंज हो जाएगा, उसके लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, सही से बोल नहीं पाएगा, उसकी मेंटल एबिलिटीज़, उसकी सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, मेमोरी से संबंधित प्रॉब्लम्स होंगी, हर चीज़ को भूलने लगेगा वो, मसल्स वीकनेस यहाँ पर होने लगेंगी। अब प्रॉपर ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो फिजिकल मूवमेंट्स भी यहाँ पर बहुत कम हो जाएंगे। ये सारे इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है फिर? तो आज के समय पर वैसे तो कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है जो कि इस डिमेंशिया को ठीक कर सके, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसके जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ी बहुत मेडिसिन का यूज़ कर लिया जाता है ताकि उस इंसान की ज़िंदगी को लंबा किया जा सके। समझ गए? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो ये हैं हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। तो आज के डिस्कशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। फिलहाल तो एक और आर्टिकल है, फटाफट वो भी डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बीच में एक आर्टिकल और है हमारा, वो है ये वाला। तो दोस्तों अभी ज्ञानवापी मॉस्क को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज हो रहे हैं। अभी मैं आपको ज्ञानवापी मॉस्क के बारे में एक डिटेल से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी। बट यहाँ पे क्या है, जो ASI है, दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने यहाँ पर एक सर्वे किया है ज्ञानवापी मस्जिद का, उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर ली है और वो वाराणसी कोर्ट के अंदर में सबमिट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि उस रिपोर्ट में क्या है, उसके बेसिस पर सारी चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल करवाई जाएंगी। ये कोर्ट कब डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा 21 दिसंबर को, तो तब तक वेट करना क्योंकि ये वापस न्यूज़ में आएगा। इस वजह से मैं ज्ञानवापी मस्जिद का जो इतिहास वगैरह है वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी दिन रुक जाओ, आपको बहुत डिटेल से ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। फिलहाल के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ASI, दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बारे में पता होना चाहिए। ASI जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आता है, अपने आप में एक संगठन है जिसका मेन काम है भारत के जो कल्चरल हेरिटेजेस हैं, जो हमारी धरोहर हैं, हमारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना, उनके ऊपर रिसर्च करना। और ASI के अंदर में आज के समय पर 3650 से ज़्यादा जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो आते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स आती हैं। ठीक है, ASI की अगर हम लोग बात करें, इसकी जो एक्टिविटी है वो क्या है? इसका मेन काम यहाँ पर है जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाना, उनकी प्रोटेक्शन करना। इस ASI को फाउंड किया गया था 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के थ्रू, और अलेक्जेंडर कनिंघम ही पहला डायरेक्टर जनरल बने थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। अलेक्जेंडर कनिंघम को ही यहाँ पर फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आती है, वो इसको मेंटेन करता है, हर एक एस्पेक्ट मैंने यहाँ पर बताए। अब देखो, UPSC ने एक सवाल पूछा 2004 के अंदर में। क्वेश्चन ये था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक अटैच ऑफिस है जो कि कौन से मंत्रालय का है, या आपने बताना है, या कौन से मंत्रालय में आता है। तो अभी आपको जस्ट बताया ही था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आता है, तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? तो दोस्तों ये था हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आई होप आपने यहाँ पे सुना होगा सारी चीज़ों को। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने आज एडिटोरियल नहीं लिया। आप एडिटोरियल उठाओ तो एक बार, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है यार। जब मैं पढ़ता हूँ ना और फिर जब मेरा टाइम वेस्ट होता है तो बहुत दिमाग खराब होता है। मैं यार चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि वो आपको एग्जाम में हेल्प कर सके, वहाँ पे कुछ फैक्ट्स मिल सकें, प्रीलिम्स मेंस हर एक एस्पेक्ट में हेल्प कर सके। ठीक है, और मैं आपको हमेशा से बोल रहा हूँ, जो क्वांटिटी है, आप इतने क्वांटिटी में एडिटोरियल पढ़ोगे वो आपको सीधा सीधा हेल्प नहीं करेगा दोस्तों, बिलीव मी, कभी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, काम के हैं, उसी को पढ़ा करो। आज का कोई भी काम का नहीं और कल भी कोई काम का नहीं था। कल था थोड़ा बहुत, तो मैंने एक डिस्कस कर दिया था, याद होगा आपको। ठीक है, तो इस चक्कर में वहाँ पे टाइम बिना वेस्ट किए जो भी चीज़ें न्यूज़ में हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, हाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, UPSC ने सवाल पूछे हैं, ऐसे देखो, ऐसे एनालाइज करो, फिर उसके बेसिस पर काम करो। ठीक है,
समझ गए? तो मेरा काम यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं लेक्चर को लंबा खींच दूँ, ये सारी चीज़ें ऐड करके, फालतू की चीज़ें ऐड करके, यार ऐसा मुझे नहीं करना है। ठीक है, आप मैं पढ़ के ऊपर से चले जाऊँ, नहीं, मुझे पता है आपके टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उसका पूरा यूटिलाइज करो। चलिए फिलहाल के लिए देखते हैं आपने कितने कंसंट्रेशन पावर से सारे के सारे क्वेश्चन को सुना है या आर्टिकल को सुना है। अब आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है प्रीलिम्स रैपिड फायर टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रंटो टेम्पोरल डेमेंशिया को लेकर यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला, ये एक प्रकार का डेमेंशिया है जिससे, जो कि कहीं ना कहीं एक इंसान को बिहेवियर और लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, वो क्रिएट करता है। यानी किसी को डेमेंशिया हो जाए तो उसमें उसको बिहेवियर और लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस डेमेंशिया के जो ज़्यादातर केसेस आपको देखने को मिलते हैं वो केवल और केवल, ओनली लगाए, केवल 60 साल से ज़्यादा के इंसानों में देखने को मिलते हैं। थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे आज के समय पर कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है इस डेमेंशिया का। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट सही हैं, हाउ मैनी? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर डी सभी गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बहामनी किंगडम में, ठीक है, बहामनी किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अपने पीक के दौरान, यानी 1458 से लेकर 1481 एडी के समय पर। तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे बहामनी किंगडम के? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन बहमन शाह, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह वन, ऑप्शन नंबर सी फिरोज खान, या फिर ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गवन। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया था, 2 बार रिपीट भी किया था, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगले प्रश्न में स्वार्म ड्रोन्स के बारे में पूछा गया है। स्वार्म ड्रोन्स को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि स्वार्म ड्रोन के अंदर में बहुत सारे ड्रोन्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि काम करते हैं अपने कॉमन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो इंडिविजुअल ड्रोन्स होते हैं स्वार्म के अंदर में, उनके पास में कभी भी ऐसी ऑटोनॉमी नहीं होती कि वो खुलकर खुद से भी टारगेट्स को अटैक कर सकें। यानी कि जो इंडिविजुअल ड्रोन है वो अकेला काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि स्वार्म ड्रोन में सभी ड्रोन एक सेंट्रल कंट्रोल स्टेशन के अंदर में आते हैं। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में केटामिन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो केटामिन को लेकर 2 स्टेटमेंट्स अगेन बताना है कौन सा सही है। पहला, केटामिन एक ऐसी मेडिसिन है जिसका यूज किया जाता है डिप्रेशन और एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है केटामिन को हमने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड रूल्स इन इंडिया के अंदर में रिस्ट्रिक्टिव ड्रग के अंदर में रखा हुआ है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपने अच्छे से सुना होगा। चलो अब एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को देखना शुरू करते हैं ताकि आप चेक कर सको, रीमैच कर सको कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया केटामिन को लेकर बताओ 2 स्टेटमेंट से कौन सा सही है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट। अब दोनों सही हैं तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी, पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं। फिर आपसे पूछा गया स्वार्म ड्रोन्स को लेकर बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है। केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। दूसरा वाला बोलता है कि जो इंडिविजुअल ड्रोन्स उनके पास में ऑटोनॉमी नहीं है टारगेट्स को एंगेज करने की। ऐसा नहीं है दोस्तों, इंडिविजुअल भी काम कर सकता है और ये होल सिस्टम भी काम कर सकता है। आपको पढ़ा जाता है ध्यान से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, लेकिन पहला वाला सही है। दैट इज वाई 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया बहामनी किंगडम के प्रधानमंत्री बताओ कौन थे जिनका एक इंपॉर्टेंट रोल था बहामनी किंगडम के पीक पीरियड के समय पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महमूद गवन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फ्रंटो टेम्पोरल डेमेंशिया को लेकर बताओ 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, एक गलत है। कौन सा सही है चलो देखते हैं। पहला वाला, ये एक प्रकार का डेमेंशिया है जो कि बिहेवियर और लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, ये डेमेंशिया केवल और केवल ओनली लगा है, केवल 60 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को अफेक्ट करता है, ऐसा नहीं है। 45 से 60 साल तक के इंसानों में देखने को मिल सकता है। तीसरा, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है आज के समय पर इस डेमेंशिया के लिए अवेलेबल, ये सही बात है। तो 1 एंड 3 करेक्ट आंसर है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज द सही, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत सारी जानकारी मिली होगी। ये क्वेश्चन ये आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे पेज नंबर 1 पर प्रेजेंट है कि 78 एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया है। ओपोजिशन ने बोला है कि डेमोक्रेसी की मर्डर हुई है। लेकिन दोस्तों ये आर्टिकल आपने पढ़ना नहीं है, क्योंकि कल ही मैंने बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सस्पेंशन कैसे होता है, कौन करता है, क्यों करते हैं, रूल्स क्या हैं, राज्यसभा के रूल्स कौन से हैं, लोकसभा के रूल्स कौन से हैं, सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा है, अपने परसों ही पता होगा। तो आप वहाँ से भी एक बार इसको पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की अगेन फिर ज़रूरत नहीं है। चलिए आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था 2023 का, चैड, गिनिया, माली, सूडान, ये सभी देशों को इंटरनेशनल अटेंशन मिला था। इस इंटरनेशनल अटेंशन मिलने के पीछे का एक कॉमन कारण था, वो कारण क्या था ये आपने बताना है। वो है ऑप्शन नंबर डी, सक्सेसफुल कू।
तो दोस्तों ये सभी अफ्रीकन कंट्रीज और इन सब में तख्ता पलट हुआ था और इसी तख्ता पलट की वजह से ये सभी देश न्यूज़ में थे, जिस वजह से इसका ये क्वेश्चन बनकर आया। ठीक है, नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।